साथियों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पिच तैयार होनी शुरू हो गई है। विपक्ष जहां सत्ता पक्ष को घेरने के लिए प्रयासरत है, तरह तरह के दाव पेच आजमा रहा है। इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष बहुत अच्छा खेलता हुआ दिखाई अभी तक नहीं दे रहा है। जहां तक सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की अपेक्षा सत्ता पक्ष की जो बड़ी डोमिनेंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके अपने ही जो सांसद हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, विपक्ष की अपेक्षा कुछ ज्यादा समस्या पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी बानगी हमें लोक संसद के अंदर दिखाई दी, जब दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी के द्वारा अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। उस समय ऐसे लगने लगा कि विपक्ष सत्ता पक्ष की घेराबंदी मजबूती से करेगा और लगभग लगभग शून्य पर खड़े विपक्ष को जैसे ऑक्सीजन मिल गई हो। हालांकि यह मामला अभी शांत होता हुआ दिखाई दे रहा था कि तभी मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिस बयान से भारतीय जनता पार्टी हमेशा बचती रही है या जिसका समर्थन पार्टी ने नहीं किया है। हाल ही में संजीव बालियान के द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाए जाने की बात कही है, एक मुहिम छेड़ी, एक बयान दिया है। और यहां तक कि संजीव बालियान अपने इस बयान पर लगातार कायम है, वो इस बात को बार बार कह रहे हैं। तो चुनाव से ठीक पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा जो यह बयान दिया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी कुछ असहज महसूस करती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि यह संजीव बालियान का यह बयान जो जिन परिस्थितियों में दिया गया है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसको देखती है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए है हर्ष कुमार जी। हर्ष जी इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स के माहिर और एक्सपर्ट माने जाते हैं, इसके साथ साथ समसामयिक मुद्दों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं हर्ष जी के साथ कई बार परिचर्चा में हिस्सा ले चुका हूं। सर आपका स्वागत है। नमस्कार देवेंद्र जी। नमस्कार सर। चुनाव की तैयारियों से ठीक पहले विपक्ष इतने कांटे भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बो पा रहा है, समस्या पैदा नहीं कर पा रहा है जिस तरह की समस्याएं पार्टी के अंदर से, कभी गुटबाजी को लेकर के हम देखते हैं, कभी अभी देखते हैं कि बिगड़े हुए बोल जैसे रमेश विधुड़ी की बात सामने आई थी, और अब उसी कड़ी में नाम जुड़ा है संजीव बालियान जी का। सर अभी तक जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा था, वह मुद्दा राष्ट्रीय लोकदल और मायावती यानी बसपा का था। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे से अपने आप को दूरी बना के रखी थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान देना संजीव बालियान के द्वारा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बनाया जाना चाहिए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए देवेंद्र जी, आपने कई सारे सवाल एक ही सवाल में पूछे हैं। मैं सबका जवाब दूंगा, इसलिए थोड़ा सा मेरा जवाब लंबा होगा। जी आपने बिल्कुल। ये कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का मुद्दा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपने रमेश विधुड़ी वाला भी सवाल इंक्लूड किया। आपने मायावती की बात कह दी, इसमें फिर संजीव बालियान वाला आपने कह दिया मामला। देखिए, मायावती ने कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। जब वो मुख्यमंत्री थी, अंतिम साल में एक चिट्ठी उन्होंने केंद्र को लिखी थी, सिर्फ क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि अब उनकी वापसी संभव नहीं है। और वो चाहती थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आपके क्षेत्र खासतौर से नोएडा जहां से वो आती हैं, उनका गांव जहां है, वो ये चाहती थी कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना बेस बचा रहे, क्योंकि मायावती को पूर्वांचल में वोट नहीं मिलते, ये सब लोग जानते हैं। इधर लखनऊ से आगे मायावती का जो आधार है वो बहुत कमजोर हो जाता है। या तो कोई बहुत बाहुबली नेता हो, मुख्तार अंसारी टाइप का, या कोई बड़े नेता हो, दूसरी पार्टी छोड़कर आए हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता हो, उन्हें तो वोट मिल जाते थे। वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती का दलित वोट बैंक और मुस्लिम कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन था, और वो मायावती उसी से काम करती थी। तो मायावती ने कभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग सही मायनों में नहीं की। वो केवल उनका एक शिगुफा था जो चुनाव से पहले उन्होंने छोड़ा था। दूसरी बात, आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का यह मुद्दा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का यह मुद्दा रहा था जब तक चौधरी अजीत सिंह जिंदा रहे। अजीत सिंह ने भी 2009 के बाद से इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया था। आपको याद होगा कि 2009 में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी अलायंस में चुनाव लड़े थे,
जिसमें राष्ट्रीय लोकदल के 5 सांसद जीते थे। जयंत भी पहला और आखिरी चुनाव मथुरा से तभी जीते थे, उसके बाद से वो भी 2 चुनाव हार चुके हैं। अजीत सिंह उसके बाद बागपत भी हारे, मुजफ्फरनगर से लड़े, वहां से भी हारे। तो राष्ट्रीय लोकदल की जो नीति रही थी अजीत सिंह के समय, जब वो वीपी सिंह के साथ जुड़े थे, जनता दल के साथ जुड़े, फिर उससे अलग हुए, तो उनका ये था कि यार पूरे उत्तर प्रदेश में तो उनका प्रभाव होगा नहीं। जाट बेल्ट का उन्हें नेता माना जाता था, जो मोस्टली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12-13 जिलों में ही है। तो उन्होंने उन्होंने एक थॉट दिया था उस समय कि साहब हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग करेंगे, और वो कायदे से हरित प्रदेश का आंदोलन चलाया करते थे। जब भी चुनाव का समय आता था तो क्या होता था कि जो रोडवेज की बसें हैं उस पर हरित प्रदेश के नारे लिखे जाने लगते थे, दीवारों पर लिखे जाने लगते थे। चुनाव में उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। केंद्र में मंत्री, उसके बाद 2009 में ये बीजेपी के साथ अलायंस बनने के बाद जीते, और 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में मिनिस्टर बन गए। तब इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग क्यों नहीं की? कहते वहां जाके केंद्र में आप मंत्री थे, प्रभावशाली मंत्री थे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली हुई थी आपको, ऑन डिमांड आपको लाया गया था, उसमें शामिल किया गया था। फिर उसके आपका समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में भी समझौता था, आप उनके साथ भी कर सकते थे। आप यहां से प्रस्ताव भिजवाते, केंद्र से उसे मंजूर कराते, लेकिन सही मायनों में उसका अजीत सिंह ने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, और कायदे से वोट बैंक भी वो उसको अपना नहीं बना पाए। दूसरी बात, जब अजीत सिंह इस मुद्दे को उठाते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुद्दे को, तो बीजेपी में आवाज उठती थी विरोध की। भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा कि कल्याण सिंह को देख लें, कल्याण सिंह को भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मूल रूप से केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते थे। पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, पूरे प्रदेश के नेता थे। पार्टी का जो हाईकमान था, आरएसएस, ये सब लोग जो है नहीं चाहते थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बने। इसके पीछे एक थिंकिंग थी उनकी, एक थॉट था उनका। इनका भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ये रहा है हमेशा से कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बनेगा तो यह एक मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा, यहां पर जो चीफ मिनिस्टर बनेगा कोई मुसलमान बनेगा। इस तरह का एक प्रोपगेंडा, मैं जिसे कहूंगा, ये प्रचारित लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर किया जाता रहा। और हकीकत बात यह है कि कोई भी प्रदेश में किसी की भी सरकार रही हो, कोई भी ऐसा शख्स सत्ता में नहीं रहा। मायावती कर सकती थी, लेकिन मायावती ने भी नहीं किया, क्योंकि देखिए आप समझिए ना कि मायावती अगर प्रदेश के विभाजन की बात भी करती तो वो फिर एक छोटे से स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनती, पूरे चारों स्टेट की तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं सकती थी, क्योंकि अगर विभाजन होगा तो उसके 3 या 4 टुकड़े होंगे। तो वो अपनी, कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि हमारी जो सत्ता है वो बदल जाए। अब देखिए जितने भी स्टेट बने हैं, उत्तराखंड से झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है। उत्तराखंड को अगर छोड़ दें, अभी कांग्रेस वहां पे दूसरे ही चुनाव में कांग्रेस की सरकार आ गई थी उत्तराखंड में। तो इसका कोई लाभ किसी को मिलता नहीं है। कांग्रेस ने तेलंगाना बनाया, कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ इससे। दूसरे, जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी की, वो राज्यों के विभाजन में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। उनका ये मानना है कि राज्यों का विभाजन करना एक अननेसेसरी के खर्चे का बढ़ाना है। सारे प्रशासनिक खर्चे बढ़ते हैं। आप देखिए, जिले भी अगर बनाए जाते हैं उनमें डीएम के ऑफिस बनेंगे, सीडीओ का ऑफिस बनेगा, जिला हॉस्पिटल बनाया जाएगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें, कोर्ट बनाई जाएगी। प्रशासनिक बोझ भी बढ़ जाता है, प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा आप पे, और अननेसेसरी के खर्चे बढ़ते हैं। तो एक आज आज लखनऊ एक राजधानी है, उस समय 4 राजधानी आपको बनानी पड़ेंगी, फिर हर जगह आपको 4 हाई कोर्ट देनी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा तामझाम है, और इसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। और एक और इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, ये जो छोटे स्टेट्स पिछले 20 साल में बने हैं, ये सब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हैं। खनन माफिया, भू माफिया, इन सब लोगों ने जमकर चांदी काटी है, और किसी का भी भला नहीं हुआ है। लोग कभी हरियाणा की मिसाल दिया करते थे कि साहब हरियाणा पंजाब से अलग होकर बहुत तरक्की कर गया, ये कर गया। सारा जो भी वहां तरक्की हुई वो सरकारी पैसे से हुई, कोई ऐसा नहीं है कि वहां के किसानों के कमाए हुए पैसे से वो हुई है। सरकार ने फंडिंग करी, अब जिलों को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई, हाईवे बनाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा तामझाम है। और नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, किसी भी स्टेट का विभाजन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी इसके बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है बेसिकली। फिर आते हैं, आपने जो बयान दिया, अभी अभी आप अपने सवाल को जरा रोक के रखिए। मैं अपनी, आप पहले आपने जो सवाल में 5 सवाल घुसे दिए, पहले उनके जवाब आप सुन लीजिए। फिर आपने रमेश बिधूड़ी की बात कही। आपने कही कि रमेश बिधूड़ी जो है, इन्होंने पार्टी के लिए मुसीबत क्रिएट की। हाँ, जिस दिन ये उन्होंने बयान दिया था उस दिन तो मुझे भी ये लगा
कि यार इन्होंने मुसीबत क्रिएट कर दी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उसके बाद तो इनके समर्थन में एक लहर है सोशल मीडिया पे, जबरदस्त लहर है। रमेश बिधूड़ी के समर्थन में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चले कई दिन तक, हम बिधूड़ी के साथ हैं, वी सपोर्ट रमेश बिधूड़ी, इस तरह के ट्रेंड चले। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रभारी बना दिया टोंक का, जहां पे सचिन पायलट का जो इलाका है। क्यों, ये गुज्जर भी हैं, और दूसरा जो ये एंगल नया क्रिएट हो गया साहब मुस्लिम वाला, कि साहब एक मुस्लिम सांसद को उन्होंने गालियां दे दी, वो तो हीरो बन गए। देखिए बीजेपी का जो मूल एक विचारधारा है हिंदूवादी, उसके अनुकूल तो रमेश बिधूड़ी ने बिल्कुल सही काम किया। रमेश बिधूड़ी ने कोई गलती नहीं की, उनको शो कोज नोटिस दिया गया है। ये सब फॉर्मेलिटीज चलती रहती हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, इनसे होता कुछ नहीं है। रमेश बिधूड़ी इस समय हीरो हैं। रमेश बिधूड़ी का टिकट काटने की पूरी पूरी संभावनाएं दिल्ली में थी इस घटनाक्रम से पहले। रामवीर बिधूड़ी जो इस समय दिल्ली में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका टिकट पक्का माना जा रहा था, क्योंकि वो थोड़ा उनके मुकाबले सभ्य सौम्य आदमी है। लेकिन रमेश बिधूड़ी वो शख्स हैं जिनके साथ भीड़ है। दो आदमी ऐसे हैं दिल्ली के 7 सांसदों में जिनके भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं काट सकती, परवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी। बाकी का बदल जाएगा, मीनाक्षी लेखी का बदल जाएगा, गौतम गंभीर की जगह कोई और क्रिकेटर आ जाएगा, हंसराज हंस वाली सीट है जो दलितों वाली एससी वाली रिजर्व सीट है, उस पर तो किसी को भी लड़ा देते हैं बीजेपी वाले, वही जीत जाता है। तो ये 2 सीटें ऐसी हैं, ये कास्ट पर्पज से और वहां की जो उनकी पृष्ठभूमि है, जो उनका कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव है, अब बीजेपी उनका टिकट काटने की सोच नहीं रही है। अंतिम संजीव बालियान वाले बयान पे आता हूं। संजीव बालियान ने जाट संसद में यह बयान दिया। जाट संसद एक बहुत बड़ी बॉडी है, जाट महासभा, जो जाट संसद बुलाती है, सारी दुनिया से जाट प्रतिनिधि उसमें आते हैं। अब की बार उसका आयोजन मेरठ में हुआ था, जिसमें मेरे ख्याल में 1 अक्टूबर को उन्होंने ये बयान दिया, और फिर 2 अक्टूबर को इससे लेकर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। और इस बारे में मेरी संजीव बालियान जी से बात भी हुई। उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने जो मेरे दिल में था मैंने वो बात वहां पर कही। मैं उन्होंने इसके पीछे एक तर्क भी दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर इससे इससे नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या हो रहा है। उनका यह कहना था कि आप देखिए कि अगर एक एम्स मिलता है, कहा गया कि हम हर राज्य में एक एम्स देंगे, तो गोवा जैसे छोटी सी आबादी वाले स्टेट को भी एक एम्स मिल गया। उत्तर प्रदेश जो कि उससे पता नहीं कितने 100 गुना बड़ा स्टेट है गोवा से, उसमें भी एक एम्स मिल गया, तो नुकसान हुआ या नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा मानना सिर्फ यही है कि अगर छोटे स्टेट में यूपी को बांटा जाए तो इसका भी डेवलपमेंट ऐसे हो सकता है कि जैसे कि हरियाणा का हुआ है। इसका दूसरा पहलू भी है। संजीव बालियान का तो अपना ये मत हो गया, लेकिन पार्टी ऐसा नहीं मानती, पार्टी में नाराजगी है उनसे। और कल उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली गए वो, जेपी नड्डा से मुलाकात बताया जाता है कि देर रात उनकी हुई है, और कुछ मीडिया के साथी हैं मेरे, उन्होंने शाम के समय उनके मेरे पास भी फोन आए, उन्होंने इस बारे में कुछ अपडेट्स की बात की है। मैंने कहा भाई सीधे आप मंत्री जी से बात करो। तो उनका कहा कि साहब उनका स्विच ऑफ आ रहा है फोन, तो उनका फोन कल स्विच ऑफ रहा। और भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्हें भी वहां बुला लिया गया था, और भूपेन्द्र चौधरी, संजीव बालियान और शायद जेपी नड्डा या किसी अन्य सीनियर लीडर, ये मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ, उनसे इनकी आमने सामने बात हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये चीजें अभी सामने आनी बाकी। तो ये सारे आपके सवालों का जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हाँ, मैं अगला सवाल पूछता हूँ कि सर, मैंने आपकी वीडियो से भी सुना और ये राजनीतिक हलकों में ये बात छन के भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कर चुके हैं, स्क्रूटनी कर रही है, और बहुत से कह रहे हैं कि ये कार्य कंप्लीट भी हो चुका है। उनमें कुछ सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। संजीव बालियान जो 2014 का चुनाव था, कादिर राणा को भारी भरकम वोटों से चुनाव हराया और वो मंत्री बने। उसके बाद उन्होंने जब अजीत सिंह का चुनाव आया तो महज 6,000 वोटों से चुनाव हराया। चर्चा यह भी थी कि अजीत सिंह, संजीव बालियान उस सूची में नाम है इनका जिनका टिकट काटा जा सकता है। तो जिस तरह से मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से एक पब्लिक सेंटिमेंट्स को बटोरने का काम रामवीर बुधूड़ी ने किया, क्योंकि एक हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर उन्होंने खेल दिया। अब पार्टी चाहकर भी उनको टिकट नहीं काटेगी, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि उनके पक्ष में एक लहर खड़ी हो गई है और बड़ा जनसमूह उनके साथ लग गया है। तो हरित प्रदेश का भी मुद्दा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के कहीं ना कहीं सेंटीमेंट से जुड़ा है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि संजीव बालियान को लगा हो कि भाई टिकट कटता है तो उन्होंने भी रमेश विधुड़ी वाली उसको चलते हुए एक मुद्दा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा है उसको कैश करने के लिए बयान दे दिया हो। अब ऐसी स्थिति में पार्टी के सामने तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि अगर इनका टिकट काटता है तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो एक बड़ा वर्ग इसके पक्ष में है उनको नाराज करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी बहती गंगा में उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और एक सी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, यदि ऐसा है तो ये परंपरा तो फिर बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। नहीं, इस ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा? हर पॉलिटिशियन को अपना आधार और अपना भविष्य सुरक्षित करने का अधिकार है। हो सकता है कि उन्होंने ये सोच के किया हो और हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के पास मुजफ्फरनगर सीट पर चुनाव लड़ाने के लिए कोई दूसरा नाम है नहीं। जाट लीडरशिप में बीजेपी शून्य है। संजीव बालियान कोई जाट लीडर नहीं है, या इससे पहले कोई बहुत बड़े जाट लीडर नहीं थे। वो तो एक सरकारी डॉक्टर थे, वेटरनरी के डॉक्टर थे, वहां पे नौकरी किया करते थे हरियाणा में। उसे छोड़ के राजनीति में आए और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, वो जब उन्हें टिकट मिला उससे 1 साल पहले ही ज्वाइन की। मैंने उस कार्यक्रम को कवर किया था जिसमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनकी मौजूदगी में ही इन्होंने नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की सभा कुटबी गांव में अपने कराई थी, बहुत बड़ी। और उसी उसी पार्टी ज्वाइन की थी, उसी समय रैली हुई थी और उसी उसी के 1 साल कुछ महीने के बाद मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। ये नवंबर 2012 में इन्होंने रैली कराई थी और 2013 के अगस्त में हो गया था दंगा। आप समझ लीजिए कि और उसके 1 सवा साल पहले ही ये राजनीति में बीजेपी में आए थे। तो कहिए कि जाट लीडर के रूप में नहीं आए थे। और इनके आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास मुजफ्फरनगर सीट, जिसको बीजेपी हमेशा यह मानती है कि यहां से जाट ही जीत सकता है, हालांकि दूसरी बिरादरी के भी जीत सकते हैं, लेकिन क्योंकि जाटों का लगभग 1-1.5 लाख के करीब इस पर वोट है, तो वो मानते हैं कि सब हिंदू वोटों में सबसे बड़ा संख्या यही है। तो इसीलिए जाट का रिप्रेजेंटेशन इस पर बनता है, क्योंकि इसकी बागपत, शामली, ये जो कई जिले हैं और बाकी जाट बहुल इलाका है, यहां से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो उस समय ये कोई जाट लीडर नहीं थे। लेकिन ये जाट लीडर कब बन गए? ये जाट लीडर जब बन गए जब इन्होंने अजीत सिंह को हरा दिया। 5,000 वोटों से हराया, बात मानता हूं मैं, लेकिन आप उस चुनाव की जरा समीकरण तो समझिए। 1-1-2-1 फाइट थी। तीसरा प्रत्याशी मैदान में नहीं था, बसपा का भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था, उसके बावजूद 5,000 वोट से वो जीत गए। तो उसके बाद से निश्चित रूप से इतना तो प्रभाव जरूर पड़ा ही है कि यार जिस आदमी ने अजीत सिंह को हरा दिया, जाटों के इतने बड़े नेता को, तो क्या जाट उसे अपना नेता नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानता हूं कि 100% लोग उसे अपने जाट नेता मान लेंगे, लेकिन 50%, 40% कुछ जाट तो जरूर संजीव बालियान से जुड़े होंगे। और संजीव बालियान अपने क्षेत्र में प्रोएक्टिव हैं। एक एक गांव में कम से कम 10 बार घूम चुके होंगे, एक एक गांव में। तो उनके जैसा, उनका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका विकल्प भाजपा के पास है नहीं। आपका कोई अगला सवाल? मुजफ्फरनगर सीट के लिए विकल्प नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मेरे एक सवाल और है सर। अभी जो हाँ, आपने बताया कि संजीव बालियान जी से आपकी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि भी अगर छोटा राज्य बन जाएगा तो यहाँ पर एम्स आ जाएगा या इस तरह की हाँ, सुविधाएं आ जाएंगी। बिल्कुल। तो इसके लिए तो ऐसा, चूंकि उत्तर प्रदेश को टुकड़े करने या पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाए जाने के भारतीय जनता पार्टी मुखर विरोधी रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इस बात का संजीव बालियान को ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था। तो ये जो एकदम से जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने का बयान दिया है, उनकी अंतरात्मा जागी है। तो चुनाव से सही उनकी टाइमिंग भी देखे तो एक सवाल तो खड़े होते हैं। और कहीं ना कहीं उनके इस बयान ने पार्टी को सख्ते में भी डाला है, क्योंकि उनके इस बयान को आने के बाद पूर्वांचल और अवध और उधर भी इस तरह की आवाजें नहीं, उठने तो लगी है। पार्टी ने अगर हालांकि अब वो आवाजें, पार्टी को अगर सख्ते में डाला है तो पार्टी टिकट काटे उनका। आप सोचिए ना, कई लोगों के टिकट काटे गए हैं। अभी वहां पे मध्य प्रदेश में कई लोगों के टिकट काट दिए गए हैं जो विवादों में गिर गए थे। अगर पार्टी इस मुद्दे को इतना खराब मानती है और पार्टी को लगता है कि ऐसा उठाने, इस मुद्दे को उठाने से उसका कोई नुकसान होगा, तो पार्टी को उनका टिकट काटना चाहिए। नहीं, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो बालियान जी कह रहे थे कि छोटे राज्य के बाद या एम्स आ सकता है या इस तरह की, तो इसकी बात तो बिना राज्य के टुकड़े किए हुए भी वो अगर चाहे तो हाईकोर्ट की जो नहीं बेंच नहीं है जो नहीं, लखनऊ है उन्होंने ये नहीं कहा कि उसे हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उन्होंने ये कहा कि हमने मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि जब कुछ
मुद्दों देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जब ये होता है कि आप समझिए, एक परिवार में 5 बच्चे हैं किसी के, बाप ने ये कहा कि भाई मैं सबको बराबर बराबर जमीन बांट दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं, कि भाई मैं सबको 5-5 बीघे जमीन दे दूंगा, 25 बीघा जमीन मेरे पास है, आप सबको 5-5 बीघे दे दिया। लेकिन बाप तो केवल 5-5 बीघे सबको जमीन दे रहा है, लेकिन उसका एक बेटा जो है वो तो केवल खेती करता है, 2 बेटे उसके अमेरिका में रहते हैं, लाखों डॉलर उनकी सैलरी कमाते हैं वो वहां पर रह के, 2 बेटे उसके आईएएस अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो उस समय कायदे से उसे न्याय करना चाहिए कि यार वो जो विदेश में रह रहा है उसे तो जरूरत है नहीं, ये जो यहाँ रह रहा है आईपीएस अफसर है या क्लास 1 अफसर है, इसे भी जरूरत नहीं है, इसका मामला सेटल है, तो क्यों ना है जो गांव में जो खेती कर रहा है इसे 15 बीघे जमीन दे दूं। क्या ऐसा होता है? बताइए। जब वैसे कोई चीज बनती है, जस्टिस तो ये, जब कोई चीज, जी जब जी कोई सरकार निर्णय लेती है तो सरकार ये कहती है कि हम हर स्टेट में एक एम्स बनाएंगे, बयान ये आता है, जी जी एक स्टेट में एम्स हम बनाएंगे। तो आप अगर केवल, अगर संजीव बालियान अगर इतने बड़े नेता हैं कि वो 5 एम्स यहां पर ले आए, तो ये तो योगी आदित्यनाथ भी काम कर सकते हैं, वो भी कह सकते हैं केंद्र सरकार से कि साहब हमारा स्टेट तो बड़ा है, यहाँ पे 5 एम्स ले आइए। उनके कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जब चीजें बढ़ती हैं ना, सब में बराबर बढ़ती हैं, ये नहीं देखा जाता कि वो स्टेट कितनी आबादी है, इसका कितना है। उन्होंने एक बड़े ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में इसकी बात कही थी, छोटे उसमें नहीं कही थी, वरना अपने एफर्ट से उन्होंने इतना बड़ा काम करवाया। आप सुने बात, अपने एफर्ट जी से संजीव बालियान ने इतना बड़ा काम करवाया जो आज तक कोई नेता नहीं करवा सका। डबल लाइन जो ये सहारनपुर से और मेरठ तक हुई है, किसी किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं हुई। केंद्र के मंत्री भी रहे यहाँ पे, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ से, और ये कम से कम कई दशकों पुरानी मांग थी कि इसको डबल लाइन कर दिया जाए। सिंगल लाइन थी दिल्ली तक, पहले ये मेरठ तक डबल लाइन हुई और फिर मेरठ से सहारनपुर तक आज धड़ाधड़ गाड़ियां चल रही हैं, वंदे भारत, और ये संजीव बालियान का ही क्रेडिट है। मैं एक अपना एक लास्ट सवाल पूछता हूँ सर। अभी पार्टी के अंदर से जो संजीव बालियान जी के विरोध में आवाज उठती है, पड़ोसी ही पूर्व विधायक हैं सरदरा से संगीत सोम, वो कह रहे हैं कि ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अभी आप भी कह रहे थे कि शायद किस एंगल से वो सोचते हैं। मेरी इस बारे में एक आईबी के अधिकारी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई कि सर ये जो चर्चा होती है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाएगा तो यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट दिल्ली के लिए बढ़ जाएगी, तो आप उसे कैसे देखते? तो उन्होंने मुझसे कहा कि देवेंद्र इस बात में दम है। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए यदि ऐसा होगा तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश संसाधन संपन्न हो जाएगा और यहाँ बड़ी संख्या में माइग्रेट होकर के लेबर। और आप देखिए उसकी बानगी, आप लोनी देखिए, लोनी जो दिल्ली से सटा है, आज स्थिति है यहाँ पर एक सिक्योरिटी थ्रेट है। सबसे पहले यदि कुछ होता है तो लोनी को फोकस करना पड़ता है। तो उन्होंने इस बात के लिए कुछ संकेत तो दिए, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता उन्होंने किस आधार पर ये संकेत दिए। मैं उंगलियों पे गिनवा सकता हूं आपको, संभल, मुरादाबाद, रामपुर और थोड़ा सा मेरठ सिटी। इसके अलावा आप बता दीजिए किसी भी इलाके में कहां मुस्लिम वोटर्स की इतनी संख्या है कि उनके प्रतिनिधि इतनी संख्या में जीत के आ जाएंगे। कितने मुसलमान सांसद हैं वेस्ट यूपी में, आप बता दीजिए जरा मुझे। और अब की बार बसपा और सपा अलग लड़ेंगे। अब की बार आप देख लेना, उपचुनाव में रामपुर की सीट भी हार गई सपा, जहां जो कहा जाता है कि यार वहां पे 53% मुसलमान है, जहां पे उस सीट को भी हार गई समाजवादी पार्टी। तो ऐसा नहीं है, मुरादाबाद से भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं पहले, मुरादाबाद से भी बीजेपी के सांसद रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये सब एक वही बात है कि जो लोग नहीं चाहते, इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इसमें तो एक प्रोजेक्ट ये भी था, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, आप देखना, उसे लाखों लोगों ने देखा है। ये 2018 में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कायदे से बीजेपी में एक बड़ा थिंक टैंक है जो ये चाहता है कि यहां पर नए तरीके से इनका निर्धारण कर दिया जाए स्टेट्स की सीमाओं का। उसमें एक परिसीमन बड़ी किया जाए। थिंकिंग ये भी आई थी कि जो वेस्ट यूपी है, कि वेस्ट यूपी में हाई कोर्ट कुछ भी देने की जरूरत ही नहीं है, इसे दिल्ली के साथ मिलाकर एक स्टेट बना दें। इसमें वो इंद्रप्रस्थ स्टेट के नाम से एक नई ग्रेटर स्टेट दिल्ली, बना दी जाए। ग्रेटर हाँ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ के रूप में। इंद्रप्रस्थ बना दी जाए उसमें। और उन्होंने कहा कि जो दिल्ली की हाई कोर्ट है वही उत्तर प्रदेश वालों की हो जाएगी। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर सहारनपुर वाला आदमी जो उत्तराखंड की सीमा पे बैठा है वो दिल्ली आता है तो उसे 200 किलोमीटर आना पड़ रहा है, 250 किलोमीटर आना पड़ रहा है। उसे जाना है लखनऊ तो उसे 700 किलोमीटर जाना पड़ रहा है।
या उसे इलाहाबाद जाना पड़ा था 600-800 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए तो फिर भी दिल्ली बहुत नजदीक है। उसके पीछे ये भी जी जी। लॉजिक था। इसमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, सिर्फ यही बातें हैं कि जो लोग इसका विरोध करते हैं, स्टेट को नहीं बनने देना चाहते, जिनके अपने व्यवसायिक हित हैं, जिनके अपने राजनीति के हित हैं, वही सब लोग इसका विरोध करते हैं। इसमें कोई मुझे मुझे तो समझ में नहीं आया कि वो खुफिया एजेंसी वाला जो है आपसे बता रहा है, वो नहीं, किस इसके आधार पीछे पर ऐसा हो सोचता है। सकता है सर, हम लोग जो इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि हम लोग राजनीतिक संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं और वो लोग सिक्योरिटी पर्पज से बात कर रहे मैं यही तो हो। कह रहा हूँ, राजनीति सिक्योरिटी कहने का पर्पज से मतलब वो है कि बताएं ना कि बहुमत। किस हिसाब से। आप बताएं ना, हाँ, अगर वो उसने कहते हैं कि बताया यहाँ है आपको तो तेजी सिक्योरिटी से पर्पज से क्या होगा। अगर ये वेस्ट जी यूपी बन जाएगा तो क्या ये पाकिस्तान बन जाएगा और दिल्ली पे हमला कर देगा? कैसे? वो क्या, तो किस शायद किस आधार पे ये कहना चाहते हैं? बात तो यही है ना कि वो आखिरकार किस आधार पे कहना चाहते हैं। दिल्ली की सीमा से तो हरियाणा लगा हुआ है। देखिए वहां मेवात में क्या क्या हुआ, कितना बड़ा हुआ। तो क्या उससे दिल्ली की सिक्योरिटी तो, पे क्या खतरा हो गया उससे? तो सर मैं लास्ट इसको करता हूँ, तो आप कैसा मानते हैं कि रमेश विदुड़ी संजीव बालियान के बाद यह देखिए लाइन, ये देखिए गाड़ी देखिए आगे तक बढ़ेगी इस तरह की, या यही रुकेगी? रमेश बिधूड़ी का मैं पहले आपको बता चुका। रमेश बिधूड़ी के वो लिए ये संजीवनी साबित हुआ है। रमेश बिधूड़ी का टिकट नहीं कटेगा। और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अगली मोदी की सरकार बनी तो रमेश बिधूड़ी उसमें आपको सेंटर में मिनिस्टर भी बने हुए नजर आए दिल्ली के कोटे से। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं नहीं, है। इस मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह की संजीवनी ढूंढते हुए और भी लोग मिलेंगे। जैसे संजीव बालियान जी ने भी संजीवनी नहीं, ढूंढ ली है, संजीव तो और संजीव भी लोग बालियान का पार्टी मैं में कह इस रहा तरह हूँ, की जगह जगह। संजीव बालियान के इस जी डिसीजन से मैंने तो आपको बताया है कि संजीव बालियान का जो ये डिसीजन है, जी। इससे पार्टी तो नाराज है। पार्टी ने उनसे सवाल जवाब किया है। लेकिन संजीव बालियान अपनी जगह अडिग है। उन्हें उनका मानना है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपनी जगह पर अडिग है। और देखिए नहीं, अगर पार्टी ऐसा मानती है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया या इससे कुछ नुकसान, आप मुझे बताइए कि अगर संजीव बालियान ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग उठा दी है तो उससे क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा? क्या वोटर इस वजह से उन्हें वोट नहीं देंगे कि यार इसने तो मांग उठाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की? क्या नुकसान पार्टी नहीं, को? इसके सामने इसकी दो चीजें हैं सर। पश्चिम में तो पश्चिम का जो मतदाता है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से, यदि बीजेपी जाती तो बीजेपी के साथ और डॉक्टर संजीव बालियान हीरो हो गए। लेकिन फिर आगे जाकर के जैसे अभी पूर्वांचल की, अवध के, इस तरह की बात आती है, तो एक तरह से एक पार्टी के लिए थोड़ा सिरदर्दी तो पार्टी के लिए इसमें दिक्कत मानता की हूँ बात तब होगी जब उसके यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई केंद्र में ऐसा ताकतवर व्यक्ति जो इसमें, जिसका उसका डिसीजन में मेकिंग में उसका योगदान हो सकता हो। अगर यार राजनाथ सिंह जैसा आदमी कोई कहता तो मैं मान सकता हूँ। अगर संजीव बालियान जैसा एक मामूली सांसद अगर इस बात को उठा रहा है तो मैं नहीं मानता कि इसका कोई नुकसान होने वाला है। और ये आप भी जानते हैं कि ये जो है अभी ये मुद्दा जो है 2-4 दिन चलेगा और उसके बाद ये फिर कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं पर्सनली लेवल पर बहुत। बताऊँ आपको, मैं भी पर्सनल लेवल पे राज्यों के विभाजन का इतना बड़ा पक्षधर हूं नहीं। क्योंकि मैंने अपने सामने ये 4-5 स्टेट बनते हुए देखे हैं, किसी का कोई भला हुआ नहीं है इसमें। कोई फायदा इससे होता नहीं है। अननेसेसरी की चीजें हैं। और ये सब तो अब उस पुराने जमाने की बात होगी। लोग कहा करते थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले कमाते हैं और पूरे यूपी वाले खाते हैं। ये बड़ी धारणा थी पहले। लेकिन आजकल जी देखिए जी आप, जी। डेवलपमेंट सब जगह बराबर हो रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, डेवलपमेंट आज दूर तक आज जा रहा है देखिए तो। कि एक्सप्रेस वे यहाँ भी जी। बन रहे हैं, मेरठ में भी बन रहे हैं, उधर उज्जैन में भी बन रहे हैं, उधर क्या नाम, गोरखपुर भी कन्नौज बन में रहे भी हैं बन रहे हैं, जी जी। उन्नाव में भी बन रहे हैं, लखनऊ में भी बन रहे हैं, सब जगह बन रहे हैं। और देखिए आरआरटीएस जो रैपिड ट्रेन बन रही है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन रही है, और भी स्टेट्स में बन रही है। तो अगर सरकार की और केंद्र की और राज्य सरकार का तालमेल बेहतर हो तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि रमेश विधुड़ी और संजीव बालियान की तरह और कितने सांसद इस तरह की संजीवनी लेकर के अपना पक्ष मजबूत करते हैं। आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब सब लेके जी आते जी, हैं कुछ कहना चाह संजीवनी। संजीवनी हर सांसद कोशिश करता है इस तरह की। सबका नजरिया और जी सबके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन हर सांसद को हक है अपने। देखिए कोई भी हो, अगर मैं भी सांसद होता तो मैं भी कोशिश करता कि अंतिम वर्ष में मैं अपनी सांसदी बचाने के लिए कुछ ऐसा करूं कि जनता के बीच मेरा मैसेज जाए। हर आदमी करता है, सभी लोग करते हैं। आप देख लीजिए नीचे से ऊपर तक बस अब बड़े बड़े देखना लोग यह है कोशिश कि कर रहे हैं। बस अब देखना यह है कि कोई ऐसा ऐसी बात ना कह दे कि पार्टी के अंदर से जातीय जनगणना का भी कोई फेवर कर बैठे, अपने फेवर में देखते हुए। जातीय आपने जनगणना का सर तो हमारे फेवर कर दिया सवालों है। का जवाब।
जातीय जनगणना तो फेवर कर दिया, इनके जो अपना दल वाली हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने बयान दे दिया। अनुप्रिया इनके हाँ, नहीं, अभी तो सर वो एक अलायंस है, अभी पार्टी के अंदर से इस तरह की मांग न उठ जाए पार्टी के तो अंदर से वो भी उठ देखना है। सकती है। और देखिए, देखिए जातीय जी जी जनगणना के मैं तो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, करवाइए जातीय जनगणना। क्या हो गया आप जी। बताइए ना, बिहार की राजनीति पे जातीय जनगणना हो जाने से क्या उसकी राजनीति बदल गई? लोगों को पता लग गया कि 84% तो हिंदू ही हैं, पता फंस लग गए गया हैं सर, कि मतलब अगर, हालांकि हम विषय थोड़ा दूसरा है, लगता है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार जो लालू जी अपने इस गेम प्लान में फंस चुके हैं, उनके ऊपर हाँ, उल्टा फायर हो चुका है। अब तो यादव तो 14% है, अब अब तो तेजस्वी कहेंगे जी, साहब मुझे नहीं सीएम अब बनाइए और सबसे आपके बड़ी काम बात पे। यह है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा भी ये समझ चुके हैं कि आबादी हमारी इतनी थी, और हाँ, जिनका हम वोट बैंक बन के चले, उन्होंने हमारा क्या उल्लू बना के रखा। तो पहले तीन तो वो मतलब बीजेपी से दो पीछे ढाई लड़ेंगे, दो ढाई और परसेंट बीजेपी से वाला पीछे लड़ेंगे पहले दो वो ढाई नीतीश। परसेंट वाला कुर्मी सीएम बन रहा है, और चौदह बिल्कुल परसेंट वाला बिल्कुल जो है बिल्कुल। डिप्टी सीएम बन रहा है। तो वहां तो वो उन्होंने तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं लेकिन तो सर इस बात को पूरे देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने बड़ा गेम कर दिया कि बाबू हम तो डूबेंगे लेकिन आपको भी लेके डूबेंगे। उनकी राजनीति अंत है, लेकिन वो आरजेडी को खत्म करके जा रहे हैं। नहीं, वैसे आरजेडी को सर खत्म नहीं कर आपने रहे हमारे हैं, सवालों, उनके उनका जेडीयू खत्म हो रहा है इस समय। आप इस पे फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। जेडीयू, जेडीयू हाँ, जेडीयू का बड़ा हिस्सा जा रहा है आरजेडी में टूट के। आरजेडी में शिफ्ट हो जाएगा जी। लेकिन आगे के लिए जिस तरह से इन्होंने आंकड़े जाहिर कर दिए हैं, नहीं, वहां दो कल पार्टी को रहेंगी, जो, वहां अब दो पार्टी रहेंगी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो जाएगा। बीजेपी के साथ चिराग पासवान है और वो आरजेडी के साथ कांग्रेस है। जेडीयू खत्म हो जाएगी, अगले दो चुनाव में खत्म है। बिहार में बाई पार्टी जैसा हमको सिस्टम दिखाई देगा। हम्म। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सर।